नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि खेती में कौन से उपाय आपको बेहतरी की ओर लेकर जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी हम बताते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आम के बारे में, क्योंकि अभी मौसम आम का है। किसान जिन्होंने बागान लगाए हैं आम के, उनके बागानों में आम के छोटे फल जो है वो आ चुके हैं, लेकिन उसके साथ कई समस्याएं भी आ रही हैं जिससे किसान भाई परेशान है और उसका निदान निकालना भी ज़रूरी है। इन दिनों आमों में एक खास तरीके की बीमारी की चर्चा हो रही है। इसका नाम उल्टा सूखा रोग बताया जाता है। इससे किसान भाई काफ़ी परेशान भी है और आम को इससे बहुत ज़्यादा क्षति भी पहुंच रही है। आखिरकार इसकी पहचान कैसे करें, इसके लक्षण क्या होते हैं और इस रोग से अपने आम के फलों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी द्विवेदी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी द्विवेदी है और मैं RPCAU पूसा में प्लांट पैथोलॉजिस्ट के पद पर हूँ। आम जो फलों का राजा है, अब उसका मौसम आ चला है। हम सब अभी कुछ टाइम के बाद आम की जो बहुत ही टेस्टी जो इसकी फसल होने वाली है, हम उसका लुत्फ़ उठाने वाले हैं। लेकिन आम को क्षतिग्रस्त करने वाले कई सारे ऐसे रोग हैं और ऐसे ही एक रोग जो कि इस समय बिहार में बहुत ज़्यादा भीषण है, बहुत सिवियरिटी में है, जिसका नाम है डाईबैक, जिसे उल्टा सूखा रोग कहते हैं। आइए हम इस रोग के बारे में बात करते हैं। ये रोग क्या है, ये रोग कैसे होता है, ये रोग दिखने में कैसा है और हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो हम जब डाईबैक की बात करते हैं, इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको उल्टा सूखा रोग कहते हैं। उल्टा सूखा रोग इसलिए क्योंकि ये जो टहनी होती है आम की, उसमें ऊपर से आता है, पीछे की तरफ बढ़ता है और पत्तियों को सुखाते सुखाते फिर पेड़ को सुखाता है और उसके बाद पेड़ को मार भी डालता है अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो। आइए हम देखते हैं ये क्या होता है। आप देखिए, ये एक अत्यधिक सूखी टहनी है जो कि दशहरी आम की है। इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ से ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं, जो जवान टहनियाँ हैं, वहाँ से ये रोग शुरू होता है। रोग पीछे की तरफ आता है और अपने साथ धीरे धीरे पत्तियाँ इसमें से झड़ने लग जाती हैं, सूख के, जैसे ये देखिए भूरे रंग की पत्ती हो जाती है। पेड़ पूरा पीछे की तरफ सूखता सूखता नीचे तक आता है और छोटी टहनियों से होकर बड़ी टहनी में आता है। जब ये बड़े टहनी में आ जाता है तब वहाँ से पेड़ पूरा सूखने लग जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाता है तब इसमें इस तरह से गम ऊजिंग या फिर ये देखिए यहाँ से गम निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारे ऊपरी सिम्टम हैं। जब हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो देखिए इसमें कैसा लगता है। जब हम इसी टहनी को जब हम काटते जाएंगे तो टहनी में अंदर से इस तरह का जो इसकी सहवहनी बंडल होते हैं, जिन्हें हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम बंडल होते हैं, वो सब सूखने लग जाते हैं, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम बहुत काटते काटते पीछे तक आते हैं तो हमें ये साफ बंडल दिखाई देना शुरू होता है। तो इसका मतलब था कि ये यहाँ से जब टहनी काटी गई तो यहाँ तक पूरा अच्छा खासा इसमें रोग था और उसके बाद जब हम और नीचे तक गए तब यहाँ से हेल्दी और या कहें कि जो इसका जो अच्छा वाला पोर्शन है वो शुरू हो गया, तो आपका देखिए बंडल सफ़ेद हो गया है। ये इसके सारे सिम्टम हैं। ये जो बीमारी है इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। पहली चीज़ कि पेड़ आपका सूखने लग जाता है, मरने लग जाता है। ठीक है, दूसरा, ऐसे पेड़ में आम नहीं निकलते, हम पैदावार नहीं ले सकते ऐसे पेड़ों से। क्यों? क्योंकि छोटी टहनियाँ ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। तो जो छोटी टहनियाँ हैं, जहाँ से पेड़ बढ़ना शुरू होना चाहिए, जब वहीं से सूख रहा है तो उसमें धीरे धीरे करके आम की पैदावार हमारी ख़त्म होने लगती है। तो ये सब था हमारा सिम्टम। आप देखिए कि इस पूरे पेड़ में, ये जो पेड़ लगा है दशहरी का, इसमें डाईबैक का सिम्टम इतना सिवियर है कि आप देखिए ऊपर देखेंगे लगेंगे जैसे छोटी छोटी टहनियाँ नंगी हो गई हैं। ये बहुत अलग सा पता चलता है। जब पत्ती खूब अच्छे झुरमुट में होनी चाहिए, ननी ननी पत्तियाँ निकलनी चाहिए, वहाँ से ये सब सूखने लग जाता है। तो ये हमारा डाईबैक का सिम्टम है। ये बीमारी होती किस चीज़ से है? तो इसका जो रोगजनक है वो रोगजनक है हमारा, ये एक फफूंद से होती है। इस फफूंद का नाम है लेसिडिप्लोडिया थियोब्रोमे। ये एक फफूंद है। ये कई जगह पर, मैक्सिमम तो लेसिडिप्लोडिया थियोब्रोमे से ही होती है, लेकिन कभी कभी हम इसे बोट्रायोस्फेरिया रोडेना के नाम से भी इसको
हम जानते हैं, ये कभी कभी इससे भी होता है, कभी कभी डायबैक कोलेडोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स के द्वारा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम हमारा लेसर डिप्लोडिया ही करता है। इसके बाद हम आते हैं कि ये बीमारी किस तरह से पनपती है, कैसे फैलती है, उन सब चीज़ों पे। तो आने का कारण क्या है, जो हमारा रोगजनक है ये किस तरह से जो आपका पेड़ है उसमें प्रवेश कैसे करता है। पेड़ किसी तरह से कमज़ोर होना चाहिए। मान लीजिए आपके पेड़ में किसी तरह का स्ट्रेस है, पानी का स्ट्रेस है, पोषक तत्वों का स्ट्रेस है, ठीक है, तो इन सब की वजह से आती है। तो एक तो हमारा स्ट्रेस हो गया, दूसरा हुआ हमारा पोषक तत्व की कमी, तीसरा हुआ जब हम इसमें प्रबंधन कार्य या अंदर कुछ कल्चरल प्रैक्टिस या गुड़ाई और अपनी कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या घास कटाई कर रहे हैं, तो हमारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं, हमारे पास जो भी कुछ इसमें हमारे औजार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से तने में अगर कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, या फिर प्रूनिंग जब हम पेड़ों की करते हैं, वो जब कटाई छटाई करते हैं, कटाई छटाई करने के बाद पेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया बगैर किसी दवाई वाला लेप लगाने के, जैसे बोर्डो मिक्सचर या कुछ हम लगाते हैं, अगर बगैर इसके छोड़ दिया है तो भी बीमारी आने के चांसेस हैं। यानी कहीं ना कहीं पर जो आपका पेड़ है उसकी जो एक हेल्थ है, उसकी सेहत है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए कहीं ना कहीं से, तभी ये बीमारी आती है। बहुत ही हेल्दी पेड़ में बीमारी का आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम अगर आगे बात करें कि हमारा तापमान और आबो हवा कैसी होनी चाहिए इस बीमारी को आने के लिए, तो इसमें हमें चाहिए कि इसमें जो इसका रोगाणु है ये कैसे हमारा पनपता है, जब हमारा नमी जो है हमारे तापमान में नमी लगभग 80% के आसपास हो, यानी उच्च आर्द्रता वाली हमारी हवा चल रही हो। दूसरा, हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 25 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बादल या बारिश की आशंका होनी चाहिए, बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, तब और ज़्यादा डिजीज़ आती है, ठीक है, लेकिन हमारा नॉर्मली इसी रेंज की वजह से, इसी टेम्परेचर के सिचुएशन की वजह से हमारी ये बीमारी आती है। और बिहार में ये बीमारी ज़्यादा आने का ये भी एक कारण है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से, अब देखिए पिछले कुछ सालों से, विगत कुछ वर्षों से हमारा जो बिहार है इसमें आपका बारिश कम हो रही है, लेकिन नमी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो बीमारियां पहले माइनर हुआ करती थी वो अब मेजर का फॉर्म लेके सामने आ रही हैं। तो ये सब तो इस बीमारी के बारे में है, ठीक है। इस बीमारी से हम लोगों को बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा और केयरफुल होने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बिहार में जो बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड वैरायटीज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, जिसमें आपका आ गया, सबसे पहले आपका आ गया मालदा, फिर आ गया आपका मल्लिका, फिर हमारा दशहरी। ये सारी की सारी वैरायटी हमारी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है डाईबैक से। जैसे आप इसी पेड़ का देखिए, ये जो पेड़ हमने अभी आपको दिखाया, ये पेड़ दशहरी वैरायटी का है, ठीक है। ऐसे ही एक पेड़ मैं आपको आगे और दिखाऊंगी जिसमें आपका जो आपका मालदा वैरायटी है और उसमें भी डाईबैक से संक्रमण है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि खेत का जो आपका सैनिटेशन होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो देखिए इस पेड़ में देखिए, यहाँ का आसपास की साफ़ सफाई खास नहीं है, ठीक है। नीचे पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, आसपास सब जंगल लगा हुआ है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तो फिर भी कम है, उन जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल या नीचे की घास और ये सब होती है, वहाँ ये पर्टिकुलर जो पैथोजन है या पर्टिकुलर बीमारी है ये बहुत ज़्यादा पनपती है। तो एक तो ये कारण है, ठीक है। दूसरा, अब हम जब आगे चलते हैं और अब हम बात करें इसके मैनेजमेंट पोर्शन पे कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो देखिए पहली चीज़ कि ये बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आजकल बिहार में फ्यूजेरियम विल्ट केले में भी चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो बीमारी का कोई इलाज नहीं है अभी हमारे पास, तो हम लोग सब ढूंढने में ही लगे हैं कैसे क्या करें। लेकिन इस बीमारी के साथ अच्छी चीज़, जो एक थोड़ा दिलासा दिलाने वाली चीज़ है, वो ये कि ये बीमारी 100% मैनेजेबल है, 100% ये कंट्रोल हो जाती है अगर हम समय से और थोड़ी बुद्धिमत्ता से इसका कंट्रोल करें, मैनेजमेंट करें, ठीक है। मैनेजमेंट शुरू करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले आप शुरू करिए प्रबंधन के साथ। प्रबंधन जो आपका सांस्कृतिक प्रबंधन होता है, जिसे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो आप रोज़मर्रा में वैसे भी कर रहे हैं, जहाँ दवा वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, जिसमें से सबसे पहला आता है खेत की साफ़ सफाई। जहाँ पे आपका पेड़ आम का लगा है उसके आसपास एटलीस्ट जो आपका 1 मीटर का गड्ढा बना होता है, उतने 1 मीटर के गड्ढे में आपका बहुत साफ़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से सारी की सारी बीमारी और उसका जो भी रोगाणु है वो सब अंदर जाता है। तो खेत की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है।
टाइम टू टाइम आपका जो पेड़ है उसमें पानी और पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि पानी की कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियां पानी की कमी से भी हो जाती हैं। तो वाटर का स्ट्रेस किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए कि आप हर समय पानी लगा के रखिए, ना कम होना चाहिए। इसी तरह से जो आपका उर्वरक हैं, पोषक तत्व हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो भी आपकी बहुत सारी तरह की बीमारियां आती हैं। संतुलित उर्वरक लेकिन प्रचुर मात्रा में आपका पेड़ों में पड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, जो भी बगीचा है, जब आप बागवानी करें तो इसमें बहुत ही कांस्टेंट और बहुत ही सतर्क होकर इसमें निगरानी करें कि आपका कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया और आप इस पेड़ में देख भी सकते हैं, ये एक जो पेड़ है, ये पेड़ आपका मल्लिका वैरायटी है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें ये सारा का सारा आपका डाईबैक है। ऐसे बहुत सारी टहनियाँ आपकी, लेकिन शुरुआती दौर में ये बहुत अंदर तक नहीं गया है, वहाँ पे तो आधा आधा सब टहनियाँ सूख गई हैं, यहाँ शुरुआती दौर में है। तो हम शुरुआती दौर में इसको प्रबंधन कैसे करेंगे? अब जब मैंने बता दिया कि सांस्कृतिक प्रबंधन कैसे होना है, तब हम आ रहे हैं और हम आ रहे हैं रासायनिक प्रबंधन की तरफ। रासायनिक प्रबंधन में आपको क्या करना है कि जो आपका जितनी टहनी आपकी सूख गई है, ठीक है, जैसे इस पेड़ में अभी नया नया इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा सेट नहीं हुआ है, उसमें आप क्या करिए, जहाँ तक आपका ये जो कालापन, ये देखिए सब पत्तियाँ, ये सब सूखी हुई पत्तियाँ हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, जहाँ तक सूखा है वहाँ तक इसको काट देंगे। देखिए मैंने यहाँ तक काटा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देख सकते हो तो ये अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा इसका संक्रमण है, हम इसको और नीचे से काटेंगे। हम काटते काटते इसको वहाँ तक आ गए जहाँ पर ये जो पूरी आपकी टहनी है ये अंदर से सफ़ेद लग रही है। सफ़ेद का मतलब ये होता है जो आपका बंडल है, जैसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जाइलम फ्लोएम है, वो चीज़ आपकी ख़राब नहीं है, यानी यहाँ से इसका सेहतमंद या हेल्दी टिश्यू शुरू हो गया है। जब इस तरह का आप प्रूनिंग कर लेंगे, कटाई छटाई कर लेंगे कि आपका जो हेल्दी पोर्शन है वो दिखने लग जाए, इतनी प्रूनिंग आपको पूरे पेड़ में करनी है। जब हमने ऐसी प्रूनिंग कर ली, अब इसके बाद इस पूरे पेड़ में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपने ऐसा टहनी काट काट के साफ पेड़ निकाल लिया है, वहाँ पे आप लगाइए बोर्डो पेस्ट का मिक्सचर। इसको बनाकर आप ये जितना आपने कटा हुआ पोर्शन है इसके ऊपर लगा देना है, तो ये एक आवरण की तरह काम करता है और बीमारी को आने से रोकता है। अब ये जो बोर्डो मिक्सचर, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम चूना लेना है और 1 किलोग्राम तूतिया लेना है, ठीक है। इनको 5-5 लीटर पानी में घोल देना है। एक रात पहले घोल के रखिए, या कुछ घंटे 4-5 घंटे पहले घोल के रखेंगे तब भी चल जाएगा। और प्लास्टिक के बर्तन में घोलना है, इसको किसी मेटल के बर्तन में नहीं घोलना है, ठीक है। इसका जो पेस्ट बनता है थोड़ा सा ऐसा थिक सा होता है, क्योंकि चूना पड़ा है इसमें। इसके बाद आप जितना ये कटा पोर्शन है उसके ऊपर इसका पेंट कर दीजिए, ठीक है, ब्रश या किसी चीज़ से लेके। तो ये आपका पूरा का पूरा जो ऊपर से आवरण बना ये हो सकता है। अगर आपके पास बोर्डो मिक्सचर आप नहीं बना सकते हैं तो आप क्या करिए कि जो आपका ब्लाइटॉक्स 50 है, इसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर, और इसका जो पेस्ट ऐसा पेंट जैसा बने, इसको लेके आपने जहाँ जहाँ प्रूनिंग करी है वहाँ वहाँ इसका पेंट कर दीजिए, ठीक है। नीला नीला सा लगने लगेगा, तो ये भी आप प्रबंधन कर सकते हैं। अब आप दूसरी चीज़ क्या करिए कि साफ नाम से आता है, ये कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे कंपेनियन नाम से भी आता है। तो मार्केट में ये सब बहुत अवेलेबल हैं। इनको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप गटूर जो स्प्रे रहता है, या आपके पास और भी तरह के कोई स्प्रे हो, या आपके पास अगर ड्रोन से स्प्रे करने के लिए आपके पास उतनी क्षमता है, तो आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसको पूरे के पूरे पेड़ में छिड़कवा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक, यानी कि जो आपका जो तुरंत काटा है वहाँ पे भी आपका संरक्षण हो गया, प्रबंधन हो गया, और पूरे के पूरे पेड़ में कहीं फैलने वाली हो बीमारी उसका भी संरक्षण हो गया या प्रबंधन हो गया। तो ये तो आपका रासायनिक प्रबंधन है, ठीक है। दूसरा, आप एक और चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपके उर्वरक हैं उनकी भी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, तो उससे करने के लिए, और ऐसा ये डाईबैक बीमारी अगर आम में आ रही है, इसका मतलब है कि पेड़ में कोई ना कोई पोषण की कमी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसमें एक मिश्रण बनाइए, कॉपर सल्फेट 100 ग्राम, बोरेक्स 100 ग्राम,
पोटाश 100 ग्राम, DAP 250 ग्राम, यूरिया 250 ग्राम। ये 5 चीज़ों का मिक्सचर आप बनाइए 15 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में। इसको अच्छे से मिलाइए और आपने जो आम के पेड़ में नीचे 1 मीटर का जो ये घेरा बनाया हुआ है, ठीक है, इस घेरे में इसको अच्छे से डालकर और मिट्टी में पूरा मिला दीजिए। ये आप कर सकते हैं। ये सब करने से आपका जो प्लांट है, आपका जो पेड़ है, इसका ये प्रबंधन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको तब करनी है जब आपके पास बरसात का मौसम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बह ना जाए इसके चक्कर में। आप बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं, जो जैविक खाद है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, इन सब के बहुत सारे प्रोडक्ट आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, तरल में भी और पाउडर फॉर्म में भी। आप इनको ले लीजिए मार्केट से और इसको 10 ग्राम प्रति 10 से 20 या 15 किलोग्राम खाद में अच्छे से मिलाकर, ठीक है, और उसको भी आप पेड़ की जड़ में, जो आपने 1 मीटर का ये घेरा बनाया हुआ है, इसमें आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या हो गया, जो आपकी जैविक खाद है वो रोग का भी प्रबंधन करती है और आपका जो पेड़ का एक ग्रोथ प्रमोशन है, इसका जो बढ़ना है या इसकी पैदावार है या इसका ऑल ओवर जो एक सेहत है, उसको भी मेंटेन करती है। एक और चीज़, अगर मान लीजिए आपका पेड़ बहुत ज़्यादा संक्रमित है कि अब आपको लग रहा है कि इसका हम कितना काट दें, क्या पूरा का पूरा इसकी जितने ये पत्तियां हैं ये सभी काट दें क्योंकि पेड़ इतना ख़राब हो गया है। अगर पेड़ इतना ख़राब हो गया है तो कृपया उस पेड़ को जड़ सहित वहाँ से हटाकर, उसको हटा के कहीं और फेंकिए या जला दीजिए उस पेड़ को, क्योंकि वो पेड़ फिर अब कभी आम तो आगे देगा नहीं। और उतने गड्ढे में कंपेनियन है जो मैंने कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उस मिट्टी को बहुत अच्छे से इसका प्रसंस्करण करके उस गड्ढे को छोड़ दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं लगाइएगा, ठीक है, उसको 1 सीज़न छोड़े रहने दीजिए। इसके साथ आखिरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि कोशिश करिए, अगर आपके जो बाग है उसमें ये बहुत ज़्यादा ये डाईबैक की बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पर आप जो प्रतिरोधक क्षमता वाले जो आपकी वैरायटीज़ हैं, जैसे अरुणिका है, अल्फांसो हैं, ठीक है, ये वाली जो वैरायटी हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा लगाइए। और फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये बीमारी आपकी थोड़ी कंट्रोल नहीं हो जाती आपके बाग में, तब तक आप जो आपका ये मल्लिका और मालदा और दशहरी, ऐसी वाली जो वैरायटी हैं, इनको थोड़ा सा कम लगाइए अगर आपके एरिया में डाईबैक बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो आशा करती हूँ कि ये जो आने वाला जून जुलाई का महीना है, ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि ये थोड़ा सा नमी बढ़ाता है, इसमें आम भी आता है और इसमें बीमारी भी आती है। इस समय प्रबंधन के लिए बहुत सजग रहना चाहिए। तो इसके लिए आप ये करिए, ये जो बोर्डो पेस्ट का मिक्सचर बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, तूती और चूना मिलाकर, ठीक है, इसको आप क्या करिए, इसको जुलाई के महीने में और आपका जब आगे सितंबर नवंबर का महीना आता है, उस समय आप साल में 2 बार अपने पेड़ में नीचे जड़ से लेके तने तक उसके साथ लिपाई कर दीजिए। तो इससे बहुत सारे, ये तो हर बार कर देना चाहिए, कोई आपका रोग आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर बार कर दीजिए। तो इससे कीड़ा भी रुका रहता है बहुत हद तक और बहुत सारी बीमारियां भी रुकी रहती हैं। तो आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके किसी न किसी काम आएगी, और आपको इसके बाद कुछ और भी जानना हो या आपको कोई और भी आम को या किसी भी और बागबानी वाला जो आपकी ऐसी फसल है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आम में उल्टा सूखा रोग जो है वो कौन सी बीमारी है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे उसकी पहचान की जाए और इस रोग से बचने के लिए आपको किन किन उपायों को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आपके आम के फल जो है वो सुरक्षित रह सके और आपको बेहतर प्रोडक्शन मिल सके और बाज़ारों से अच्छा मुनाफा भी मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ भी आपके बेहद काम आएंगी। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।